नमस्कार दोस्तों, नेकमी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था नदियों के बारे में। नदियों में हमने बंगाल की खाड़ी की नदियों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। इससे पहले हमने अरब सागर व आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियों के बारे में संपूर्ण अध्ययन कर लिया है। तो आज हम पढ़ेंगे चंबल की प्रमुख सहायक नदी। चंबल के बारे में हमने सविस्तार पूर्वक अध्ययन कर लिया है। अब आगे हम चर्चा करेंगे कि चंबल की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। तो सहायक नदी की बात करें तो एक तो काली सिंध नदी, काली सिंध के बाद में आहू के बाद में बनास, सिरपा, पार्वती और पार्वती के बाद में आगे बात करते हैं ब्राह्मणी नदी। इसके बाद में आगे बात करते हैं गुंजाली नदी, चाप नदी और चाक्कर नदी। ये क्या है? सिंधु की क्या है? कुरान नदी, मेजा नदी, चाक्कर नदी, कुराल, मेजा, चाक्कर नदी, ये क्या है? चंबल की क्या है? प्रमुख सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी? काली सिंध है, आओ है, बनास है, सिरपा है, पार्वती है, ब्राह्मणी है, गुंजाली है, चाप है, कुराल है और मेजा, चाक्कर। ये क्या है? सीप। आगे बात करते हैं सीप। ये क्या है? प्रमुख चंबल की क्या है? सहायक नदी है। अब हम बात करेंगे आगे चंबल की प्रमुख सहायक नदियों के बारे में, एक एक के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो हम पहले किस नदी के बारे में अध्ययन करेंगे? पार्वती नदी के बारे में। पार्वती नदी के बारे में पढ़ेंगे। पार्वती नदी का उद्गम कहां से होता है? आपसे पूछ लिया जाए तो उद्गम कहां से होता है? मध्य प्रदेश के सीहोर नामक स्थान से। तो इसका उद्गम आपसे पूछ लिया जाए, उद्गम एमपी के सीहोर क्षेत्र से। कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो पार्वती नदी का क्या होता है? उद्गम होता है मध्य प्रदेश के सीहोर क्षेत्र से। आगे बात करते हैं ये राजस्थान में कहां पर प्रवेश करती है। एक तो ये क्वेश्चन लिख लो, यह है राजस्थान वह मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है। यह राजस्थान व मध्य प्रदेश की सीमा बनाने का काम करती है। मध्य प्रदेश की सीमा बनाने का काम करती है। तो ये नदी क्या काम करती है? मध्य प्रदेश और राजस्थान की क्या बनाने का काम करती है? सीमा बनाने का काम करती है। कौन सी नदी? पार्वती नदी। आगे हम पार्वती के बात करते हैं। पार्वती पर एक किशनगंज 12 के अंतर्गत ये प्रवेश करती है। ये भी लिख लो, यह राजस्थान में 12 जिले में प्रवेश करती है। आपसे पूछ सकता है 12 जिले में प्रवेश करती है। इस नदी पर किशनगंज बसा हुआ है। यह भी लिख लो दोस्तों, इस नदी पर किशनगंज बसा हुआ है। किशनगंज क्षेत्र कहां का है? 12 का है। किशनगंज बसा हुआ है। कौन सी नदी पर? पार्वती नदी पर कौन सा क्षेत्र बसा हुआ है? किशनगंज क्षेत्र कौन सी नदी पर बसा हुआ है? तो पार्वती नदी के ऊपर बसा हुआ है। यह 12 जिले की क्या करती है? सीमा बनाने का काम करती है। 12 जिले में प्रवेश करने का काम करती है। आगे बात करते हैं इसकी सहायक नदी कौन सी है? इसकी अंधेरी और अहेली नदी। सहायक नदी यहीं पे लिख लो दोस्तों, सहायक नदी कौन सी है? तो अंधेरी। ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। अंधेरी और अहेलिया नदी। अहेली नदी क्या है? इसकी प्रमुख सहायक नदी है। ठीक है, तो दोस्तों क्या बात चल रही थी? पार्वती की चंबल की सहायक नदियों के बारे में बात चल रही थी। चंबल की कौन कौन सी सहायक नदी है? तो काली सिंध, आहू, बनास, सिरपा, पार्वती, ब्राह्मणी, गुंजाली, चाप, कुराल, मेजा, चाक्कर और सीप। ये क्या है? प्रमुख चंबल की क्या है? सहायक नदियां। प्रमुख सहायक नदियों में भी हमने बात की है पार्वती नदी की। पार्वती नदी का उद्गम कहां से होता है? आपसे पूछ लिया जाए तो मध्य प्रदेश के सीहोर क्षेत्र से होता है।
ये राजस्थान में कहां प्रवेश करती है, तो 12 जिले के अंतर्गत ये क्या करती है, राजस्थान में प्रवेश करती है। और आगे बात करते हैं राजस्थान व मध्य प्रदेश की सीमा बनाने का काम कौन सी नदी करती है, तो पार्वती मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा बनाने का काम करती है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। 12 का किशनगंज क्षेत्र, 12 का किशनगंज क्षेत्र किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है, तो चंबल के नदी के किनारे पे, पार्वती नदी के किनारे पर 12 का किशनगंज क्षेत्र बसा हुआ है। आगे बात करते हैं इसकी दो प्रमुख सहायक नदी है, एक तो अंधेरी और एक अहेली नदी। अंधेरी और अहेली किसकी प्रमुख सहायक नदी है, तो पार्वती की प्रमुख सहायक नदी है। दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम और आगे चंबल की प्रमुख सहायक नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों आगे हम चंबल की और सहायक नदियों में देखते हैं, तो कौन सी नदी, काली सिंध नदी। काली सिंध नदी का उद्गम कहां से होता है, तो काली सिंध नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के देवास क्षेत्र से क्या होता है, उद्गम होता है। किस नदी का, काली सिंध नदी का। मध्य प्रदेश के उद्गम लिखो दोस्तों, उद्गम एमपी के देवास क्षेत्र से, देवास क्षेत्र से किस नदी का उद्गम होता है, काली सिंध नदी का क्या होता है, उद्गम होता है। यह नदी राजस्थान में झालावाड़ में प्रवेश करती है, राजस्थान में झालावाड़ में प्रवेश करती है, झालावाड़ में प्रवेश करती है। यह नदी कोटा तथा झालावाड़ की सीमा बनाने का काम करती है। देखो दोस्तों, यह नदी कोटा तथा झालावाड़ की सीमा बनाने का काम करती है, की सीमा बनाने का काम करती है। कौन सी नदी, तो दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए, काली सिंध नदी कहां प्रवेश करती है, राजस्थान में झालावाड़ में प्रवेश करती है, और ये क्या काम करती है, कोटा तथा झालावाड़ की सीमा बनाने का काम करती है। इसकी सहायक नदियों की बात करें, सहायक नदी कौन सी है, तो एक तो कौन सी, पार्वती नदी। आगे बात करते हैं आहू नदी। आहू के बाद में कौन सी नदी है, काली सिंध की सहायक नदियां लिखा रहा हूं दोस्तों, निवाज है, उजाड़ है और चंद्रभागा। निवाज नदी, उजाड़ नदी और चंद्रभागा नदी। तो दोस्तों इन नदियों के बारे में भी हम देखते हैं। चंद्रभागा नदी पर तो क्या बनता है, राजस्थान में यहाँ चंद्रभागा पशु मेला बनता है। इस नदी पर दोस्तों यहीं पे लिख लो, इस नदी पर चंद्रभागा पशु मेला भरता है, पशु मेला आयोजित किया जाता है और वो भी कहां पे, झालरापाटन में। ये भी लिख लो दोस्तों, कहां पर, झालरापाटन में चंद्रभागा नदी पर। झालरापाटन कहां पड़ता है, झालावाड़ में पड़ता है। वसुंधरा जी का जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रही हुई है, उनका क्या है, निर्वाचन क्षेत्र है। वहीं पे कौन सा, चंद्रभागा नदी पर चंद्रभागा पशु मेला का क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है। इसके बाद में बात करते हैं आहू नदी। आहू नदी का उद्गम सुसनेर क्षेत्र मध्य प्रदेश से होता है। आहू नदी का उद्गम कहां से होता है, सुसनेर क्षेत्र से होता है। इस नदी का उद्गम, बात करते हैं उद्गम की, उद्गम कहां से होता है, सुसनेर एमपी से क्या होता है, उद्गम होता है। और झालावाड़ में कहां प्रवेश करती है, झालावाड़ के नंदपुर में प्रवेश करती है, झालावाड़ के नंदपुर में प्रवेश करती है, नंदपुर में प्रवेश करती है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। इस पर नदी पर आहू है, काली सिंध नदी पर कौन सा दुर्ग स्थित है, झालावाड़ का गागरोन दुर्ग है, जो कहां स्थित है, आहू है काली सिंध नदी पर। तो यहीं पे नोट लगाकर एक क्वेश्चन लिख लो दोस्तों, नोट लगाकर, काली सिंध व आहू नदी पर, आहू नदी के संगम पर
संगम पर झालावाड़ दुर्ग स्थित है। झालावाड़ दुर्ग या गागरोन दुर्ग लिख लो दोस्तों। जल दुर्ग की श्रेणी में आता है ना गागरोन दुर्ग। गागरोन दुर्ग स्थित है। गागरोन दुर्ग स्थित है। ये एकमात्र राजस्थान के जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। ये दुर्ग किस श्रेणी में आता है? तो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। जल दुर्ग की श्रेणी में क्यों आता है? इसकी कोई नियम नहीं है। ये आहू व कालीसिंध नदी के संगम पर बसा हुआ दुर्ग है। कौन सा दुर्ग? गागरोन दुर्ग, झालावाड़। ये नदियों का भी नाम याद रख लो। ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। आहू व कालीसिंध नदी के संगम पर कौन सा दुर्ग स्थित है? तो आहू व कालीसिंध नदी के संगम पर गागरोन दुर्ग, झालावाड़ स्थित है। तो दोस्तों और हम आगे चंबल नदी की सहायक नदियों के बारे में बात कर रहे थे। उसमें हमने बात की कालीसिंध नदी। कालीसिंध नदी का उद्गम कहां से होता है? उद्गम मध्य प्रदेश के देवास क्षेत्र से होता है। यह नदी कहां से कहां तक? झालावाड़ में प्रवेश करती है। पहली बात तो ये प्रवेश कहां से करती है? उद्गम मध्य प्रदेश से हुआ तो ये झालावाड़ में प्रवेश करती है। इस नदी को ये क्या काम करती है? कोटा तथा झालावाड़ की सीमा बनाने का काम कौन सी नदी करती है? आपसे पूछ लिया जाए तो कौन सी? कालीसिंध नदी करती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों की बात करें तो इसकी पार्वती, आहू, निवाज, उजाड़ और चंद्रभागा क्या है? इसकी सहायक नदी है। ये बात करते हैं चंद्रभागा नदी। चंद्रभागा नदी पर कौन सा पशु मेला बढ़ता है? झालरापाटन में ये नदी मध्य प्रदेश झालरापाटन में ये प्रवेश करती है और चंद्रभागा पशु मेला पड़ता है। कहां पर? झालरापाटन के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, झालरापाटन के अंतर्गत क्या बढ़ता है? इसका मेला बढ़ता है। आगे बात करते हैं आहू नदी का उद्गम कहां से होता है? तो सुसनेर से क्या होता है? आहू नदी का उद्गम होता है और इस पर कौन सा? झालावाड़ के नंदपुर में ये क्या करती है? झालावाड़ में प्रवेश करती है। उद्गम मध्य प्रदेश से और नंदपुर में ये क्या करती है? प्रवेश करती है। आपसे पूछ लिया जाए कालीसिंध व आहू नदी के संगम पर कौन सा दुर्ग स्थित है? तो गागरोन दुर्ग स्थित है। और वो किस दुर्ग की श्रेणी में आता है? तो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम और आगे चंबल की सहायक नदियों के बारे में बात करते हैं। दोस्तों आगे और हम चंबल की सहायक नदियों के बारे में बात करते हैं। परवट नदी। परवट नदी का उद्गम कहां से होता है? तो विंध्याचल पर्वतमाला से क्या होता है? उद्गम होता है। उद्गम विंध्याचल पर्वतमाला से। पर्वतमाला एमपी से क्या होता है? इसका उद्गम होता है। कौन सी नदी का? परवट नदी। परवट नदी कहां पर प्रवेश करती है? तो परवट नदी बारां जिले में क्या करती है? प्रवेश करती है। उसके बाद में ये 3 जिलों में बहने का काम करती है। तो परवट नदी प्रवेश आपसे पूछ लिया जाए राजस्थान में कहां प्रवेश करती है? तो प्रवेश कहां करती है? बारां जिले में। ठीक है दोस्तों, बारां जिले में क्या करती है? प्रवेश करने का काम करती है। इसका बहाव क्षेत्र लिख लो दोस्तों। बहाव क्षेत्र कहां से है? बारां से कहां जाती है? झालावाड़ जाती है। झालावाड़ से कोटा में जाकर चंबल में मिलती है। झालावाड़ के बाद में ये कहां जाती है? कोटा में जाकर कौन सी नदी में जाती है? चंबल नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी? परवट नदी। परवट नदी पर दोस्तों एक तो शेरगढ़ अभयारण्य स्थित है। तो लिख लो दोस्तों, इस नदी पर शेरगढ़ अभयारण्य स्थित है। शेरगढ़ अभयारण्य स्थित है। और दोस्तों आगे बात करते हैं इस नदी पर कोसवर्धन दुर्ग इसी का दूसरा नाम है या शेरगढ़ दुर्ग स्थित है। कौन सी नदी पर दुर्ग स्थित है? कौन सी नदी पर है दोस्तों ये दुर्ग? इस नदी पर शेरगढ़ अभयारण्य है, शेरगढ़ दुर्ग भी है और कोसवर्धन दुर्ग भी किस नदी पर है? परवट नदी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, परवट नदी की किन 2 संयुक्त धाराओं से मिलकर आती है? तो आपसे बात कर ली जाए तो अजनार और घोड़ा पछाड़ नदी। यह नदी लिखो दोस्तों, यह नदी अजनार व घोड़ा पछाड़ की संयुक्त धारा है। कौन सी नदी है? परवट नदी। हम बात कर रहे थे परवट नदी की। परवट नदी अजनार और घोड़ा पछाड़ नदी जो विंध्याचल पर्वतमाला से निकलती है, तब इन 2 नामों से ये निकलती है। इसके बाद में आगे चलकर
परवन नदी 12 में जब प्रवेश करती है तो इसे परवन नाम दिया जाता है। इन दो नदियों की संयुक्त धारा से परवन नदी मिलकर बनती है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं और चंबल की जो जैसे सहायक नदी की बात करें मेजा नदी, दूसरी सहायक नदी की बात करें तो कौन सी है? मेजा नदी। मेजा नदी इस पर क्या है? भीलवाड़ा में तो क्या है, एक उसका उद्गम लिखे, उद्गम कहां से होता है? बिजोलिया एक क्षेत्र पड़ता है जिससे क्या इस नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। तो उद्गम आपसे पूछ लिया जाए तो बिजोलिया भीलवाड़ा से इसका उद्गम होता है। उद्गम बिजोलिया भीलवाड़ा से, बिजोलिया भीलवाड़ा से क्या होता है? इसका उद्गम होता है। इस नदी पर क्या है? मेजा बांध स्थित है, जो मिट्टी से बना हुआ दूसरा बांध है, मेजा बांध स्थित है। कौन सी नदी पर? मेजा बांध स्थित है। मेजा बांध कौन सी नदी पर स्थित है? मेज नदी पर, मेजा नदी पर स्थित है। यह मिट्टी से बना दूसरा बांध है, ऐसे भी लिख लो, यह मिट्टी से बना दूसरा बांध है, मिट्टी से बना दूसरा बांध है, मिट्टी से बना आपसे पूछ लिया जाए दूसरा बांध कौन सा है तो मेजा बांध है। और पहला बांध आपसे पूछ लिया जाए मिट्टी से बना प्रथम बांध, तो प्रथम बांध कौन सा था? पांचना बांध, जो मैंने बताया था करौली में, पंचाना बांध या पांचना बांध। कहां बताया था? करौली में 5 नदियों की संगम से बना हुआ बांध है। ठीक है दोस्तों, ये मिट्टी से बना दूसरा बांध कौन सा है? मेजा बांध है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं, यह कौन से दो बूंदी तथा कोटा की क्या करता है? सीमा बनाने के काम करती है। यह नदी बूंदी तथा कोटा की सीमा बनाती है, बूंदी तथा कोटा की सीमा बनाती है, कोटा की सीमा बनाती है। तो आपसे पूछ लिया जाए बूंदी तथा कोटा की सीमा बनाती है, कौन सी नदी बनाती है? तो मेजा नदी बूंदी तथा कोटा की सीमा बनाने का काम करती है। ठीक है दोस्तों, आगे हम इसकी सहायक नदी के बाद ये मिलती कहां है? चंबल में, तो लाखेरी नामक स्थान, बूंदी में जहां सीमेंट का प्रथम कारखाना स्थापित किया गया वहीं पे जाके ये चंबल में मिल जाती है। आगे बात करते हैं लाखेरी में जाकर, लाखेरी में चंबल में मिल जाती है, लाखेरी में चंबल में मिलती है। कौन सी नदी चंबल में मिलती है? तो मेजा नदी चंबल में मिल जाती है लाखेरी गांव में। यहाँ क्या किया गया था? 1915 में सीमेंट का प्रथम कारखाना स्थापित भी किया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं इसकी सहायक नदियों के बारे में। तो इसकी सहायक नदियां कौन सी है? सहायक नदी कौन सी है? तो एक तो बांजना नदी है, बांजना के बाद में आगे बात करते हैं कुराल मांगली, इसकी सहायक नदी है। बांजना कुराल वह एक कौन सी नदी है जो जिस पर भीमतल जलप्रपात स्थित है? तो मांगली नदी। और कौन सी नदी? मांगली नदी। इस पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? मांगली नदी पर भीमतल जलप्रपात स्थित है, भीमतल जलप्रपात क्या है? स्थित है, भीमतल जलप्रपात क्या है? स्थित है। कौन सी नदी पर? मांगली नदी पर। ठीक है दोस्तों, ये थी चंबल की और प्रमुख सहायक नदी। जैसे बात करते हैं परवन नदी कब किन दो नदियों की धाराओं से मिलकर बनती है? तो अजनार व घोड़ा पछाड़ नदियों की संयुक्त धारा से मिलकर कौन सी नदी का उद्गम होता है? परवन नदी का उद्गम होता है। विंध्याचल पर्वतमाला मध्य प्रदेश से निकलती है। यह राजस्थान में कहां प्रवेश करती है? 12 जिले में प्रवेश करती है। इसका बहाव क्षेत्र आपसे पूछ लिया जाए तो 12 झालावाड़ व कोटा क्या है? इसका बहाव क्षेत्र है। आगे बात करते हैं इसकी सहायक, यहाँ इस नदी पर क्या क्या चीजें स्थित है? तो इस पर शेरगढ़ दुर्ग वह शेरगढ़ अभ्यारण्य, शेरगढ़ दुर्ग का ही दूसरा नाम है कोसवर्धन दुर्ग, भी कहां स्थित है? परवन नदी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे बात की थी हमने मेजा नदी का उद्गम कहां से होता है? बिजोलिया भीलवाड़ा से होता है। इस पर मेजा बांध स्थित है जो मिट्टी से बना, राजस्थान का दूसरा मिट्टी से बना बांध है। पहला बांध पूछ लिया जाए तो कौन सा बांध है? पांचना बांध, जो मिट्टी से निर्मित है, राजस्थान का प्रथम बांध। आगे बात करते हैं मेजा नदी बूंदी तथा कोटा की सीमा बनाने का काम करती है। ठीक है दोस्तों, ये नदी आगे जाकर लाखेरी में बूंदी नामक स्थान पर ये चंबल में मिल जाती है। लाखेरी में राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना स्थापित किया गया था। इसकी प्रमुख सहायक नदियों की बात करें तो बाजना कुराल और मांगली क्या है? इसकी सहायक नदी है। मांगली पर भीमतल जलप्रपात स्थित है। आपसे पूछ लिया जाए भीमतल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो मांगली नदी पर। इससे पहले मैंने आपको यह भी बताया था कि राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध
चुलिया जलप्रपात बांध कौन सी नदी पर स्थित है, ये आपको कमेंट में करके बताना है। ये मैंने पीछे की क्लास में आपको बता दिया है। ठीक है दोस्तों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम एक ब्राह्मणी नदी और रह गई है, उसके बारे में और चर्चा करते हैं, इसकी सहायक नदी। दोस्तों आगे हम बात करते हैं ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी है, इसे बोला जाता है बामनी नदी। इसका उद्गम कहां से होता है? हरिपुर गांव चित्तौड़गढ़ से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। तो इसका उद्गम हरिपुर गांव चित्तौड़गढ़ से किसका उद्गम होता है? इसका उद्गम होता है। आगे बात करते हैं ये चंबल में कहां पर मिलती है? तो बेसोरगढ़ में या चंबल में मिल जाती है। तो लिखो दोस्तों, बेसोरगढ़ में जाकर चंबल में मिल जाती है। चंबल में मिल जाती है कौन सी नदी? ब्राह्मणी नदी। बेसोरगढ़ में जाकर ये कौन सी नदी में मिल जाती है? चंबल में मिल जाती है। आगे बात करते हैं ब्राह्मणी नदी के बारे में। तो ब्राह्मणी नदी पर बस्सी अभयारण्य जो कहां स्थित है? इस नदी पर लिखो दोस्तों, इस नदी पर बस्सी अभयारण्य स्थित है। बस्सी अभयारण्य स्थित है। आपसे पूछ लिया जाए बस्सी अभयारण्य कौन सी नदी पर स्थित है? तो ब्राह्मणी या बामनी नदी पर स्थित है। इसके बाद में एक और चंबल की सहायक नदी के बारे में बात करते हैं, किन्नू नदी। किन्नू नदी का उद्गम कहां से होता है? मध्य प्रदेश के गुना नामक स्थान से होता है। तो आपसे बात करें उद्गम मध्य प्रदेश के एमपी के गुना नामक स्थान से। गुना नामक स्थान से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो किन्नू नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। यह राजस्थान में 12 जिले में प्रवेश करती है। यह राजस्थान में 12 जिले में प्रवेश करती है। 12 में प्रवेश करती है। यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, प्रवेश करती है। एक तो परवन नदी 12 में प्रवेश करती थी और एक कौन सी नदी? किन्नू नदी। तो ये थी चंबल की प्रमुख सहायक नदियों के बारे में हमने चर्चाएं कर ली है। प्रमुख सहायक नदी कौन कौन सी है? एक तो कौन सी? ब्राह्मणी नदी या बामनी नदी। इस पर कौन सा अभयारण्य स्थित है? तो बस्सी अभयारण्य स्थित है। उसका उद्गम पूछ लिया जाए तो हरिपुरा गांव चित्तौड़गढ़ से किसका उद्गम होता है? तो ब्राह्मणी नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। ये बेसोरगढ़ चित्तौड़गढ़ में जाकर बेसोरगढ़ अभयारण्य भी क्या है? इस पर स्थित है। और बेसोरगढ़ में जाकर ये चंबल नदी में मिल जाती है। कौन सी? ब्राह्मणी नदी। आगे बात करते हैं किन्नू नदी। किन्नू नदी का उद्गम कहां से होता है? तो मध्य प्रदेश के गुना नामक स्थान से इसका उद्गम होता है और ये आगे चलकर राजस्थान में 12 जिले में क्या करती है? प्रवेश करती है। तो ये थी दोस्तों चंबल की तो प्रमुख सहायक नदी। इसकी एक प्रमुख सहायक नदी रह गई है जो कहां जाकर गिरती है? जो बनास में नदी है, जो क्या है चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है। उसके बारे में भी हम सविस्तर पूर्वक अध्ययन करेंगे, वो हम अगली कक्षा में करेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो इसे सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और अपने ज्यादा से ज्यादा मित्रों को शेयर कीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन की सूचना आप तक और अपने साथियों तक जल्द से जल्द पहुंच सके। दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।